इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब होता है बीमारी। यानी कि अगर कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो वो अपने टास्क को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है। आप सपोज़ कि कोई पर्सन है वो बीमार हो गया तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी टास्क को नहीं कर पाएगा, और अगर सही टाइम पे उसको मेडिसिन या फिर डॉक्टर से इलाज नहीं मिलता है तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसी तरीके से इंडस्ट्रियल सिकनेस होता है, जहाँ पर क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल फर्म्स होते हैं वो क्या होती हैं, लगातार कई सालों से लॉस में चल रही होती हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं अपनी जो भी मार्केटिंग या फिर प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं, और वहीं पे जो उनके डेप्ट्स होते हैं उसको रिपे नहीं कर पाते हैं, डेप्ट रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो इंडस्ट्रियल सिकनेस कहलाती हैं। और अगर सही टाइम पर उनको रिहेबिलेट नहीं किया गया, उनको सही फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिला, तो वो क्या होगी, वो फर्म बंद हो जाएगी। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब क्या होगा कि एन इंडस्ट्रियल फर्म व्हेन इनकर लॉसेस फॉर सेवरल ईयर्स, पुअरली परफॉर्म या फिर डिफॉल्ट्स इन डेप्ट रिपेमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसीडर्ड एज सिक, उसको हम इंडस्ट्रियल सिकनेस कहते हैं। तो एज पर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी को डिफाइन किया गया है। क्या कहा गया कि ए सिक इंडस्ट्रियल कंपनी मीन्स एन इंडस्ट्रियल कंपनी बीइंग अ कंपनी रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, यानी कि वो कंपनी जो है 7 साल से पुरानी होनी चाहिए, 7 साल से पहले रजिस्टर होनी चाहिए, which has at the end of any financial year accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth and has also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year। तो मीन्स कि कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्रियल कंपनी जो कि 7 साल से पहले से रजिस्टर्ड है, उसको किसी फाइनेंशियल ईयर में, सपोज कि 2022-23 चले तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में उसको जो है लॉस एक्यूमुलेट होता है, और वो लॉस जो है उसके नेटवर्थ से ज़्यादा है या फिर इक्वल है, उसका जो भी नेटवर्थ है उससे इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा लॉस हुआ है उसको, और साथ ही साथ उसी फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में उसको कैश लॉस भी हुआ है, और साथ ही साथ पिछले ये जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी कैश लॉस हुआ है, तो उसको हम सिक इंडस्ट्रियल यूनिट कंसीडर करेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ये कंडीशन क्या हो जाती है कि उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल यूनिट जो है, उसका पिछले 5 साल में जो हाईएस्ट नेटवर्थ था उसके 50% के बराबर या 50% से ज़्यादा अगर कंपनी को किसी फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है, अकाउंटिंग ईयर में लॉस हुआ है, तो वो जो है सिक इंडस्ट्रियल यूनिट कंसीडर की जाएगी। और यही जो है डेफिनेशन टिनी और डिसेंट्रलाइज सेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल होता है। क्लियर? तो अगर 7 साल से पहले पुरानी कंपनी रजिस्टर्ड है, उसका इंटायर नेटवर्थ जो है उससे ज़्यादा है, फिर उसके इक्वल लॉस हुआ, तो वो सिक कंपनी मानी जाएगी। वहीं पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट की बात करें तो पिछले 5 साल में जो उसका हाईएस्ट नेटवर्थ था उसका 50% या फिर 50% से ज़्यादा उसको अगर लॉस होता है किसी अकाउंटिंग ईयर में, तो उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट को सिक कंसीडर किया जाएगा। तो अब बात कर लें कि क्या कॉजेज़ हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल सिकनेस क्यों होता है, क्यों जो है इंडस्ट्रीज़ बीमार हो जाती हैं, क्यों अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती या फिर अपना डेप्ट रिपे नहीं कर पाती हैं। तो इसके दो कॉजेज़ हो सकते हैं। कुछ कॉजेज़ इंटरनल होते हैं, कुछ कॉजेज़ एक्सटर्नल होते हैं। तो इंटरनल कॉज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, फॉल्ट्स एट द इनिशियल लेवल ऑफ प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि जब इंडस्ट्रियल यूनिट को स्टार्ट कर रहे थे तो जो हम प्लानिंग या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वहाँ पे डिसीजंस ले रहे थे, उसमें जो है गड़बड़ी थी, उसमें फॉल्ट था, सही तरीके से हमने प्लानिंग नहीं की या फिर सही तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं जहाँ पर आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको फाइनेंस नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होते हैं। प्रोडक्शन, लेबर एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम, क्या होता है कि हम जो है कभी कभी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, लेबर से रिलेटेड जो एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्स है, या फिर जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होती है, वो सही से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, सही तरीके से जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ है उसको हम सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, हम सही तरीके से एम्प्लॉय को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम सही यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी इंडस्ट्रियल सिकनेस आती है। डिफेक्टिव, इनएफिशिएंट एंड एज ओल्ड मशीनरी, हम जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, बहुत पुरानी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, वो पुरानी मशीन है और मार्केट में आज के टाइम पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, तो इसकी वजह से भी इंडस्ट्रियल परफॉर्म नहीं कर पाती है, इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती है। इनकॉम्पिटेंस ऑन द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनमें जो है कुछ ना कुछ कमी है, वो सही से जो है डिसीजन मेकिंग या फिर सही से सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अनस्किल्ड लेबर्स टू वर्क विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है लेकिन उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो लेबर यूज़ हो रहे हैं, लेबर को आपने एम्प्लॉय किया, वो अनस्किल्ड, उनके पास स्किल नहीं है। तो ये कुछ इंटरनल कॉज हो गए। वहीं पर हम बात कर लें एक्सटर्नल कॉज की, तो जो एक्सटर्नल कॉज होते हैं बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियल यूनिट होता है, उसके कंट्रोल के बाहर होता है। तो जो इंटरनल कॉजेज हैं, अगर उसको सही तरीके पे फोकस करके उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ये इंडस्ट्रियल सिकनेस नहीं आएगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल कॉजेज हैं तो वहाँ पर फिर इंडस्ट्रीज को वहाँ पर सिकनेस आ जाती है, क्योंकि वो जो है बियॉन्ड दी कंट्रोल होता है मैनेजमेंट के। जैसे सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेज में, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज़ में, रेगुलेशंस में, लॉज कोई नया लेके चले आए तो उसमें चेंजेस कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो है दिक्कत आ जाती है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ इनपुट, यानी कि जो इनपुट चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए या फिर कह
लीजिए, या फिर प्रोडक्शन करने के लिए जितने भी इनपुट्स चाहिए वो उसकी सप्लाई जो है इरेगुलर है, सही टाइम पे सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है प्रोडक्शन में। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल, यानी कि जो एनर्जी रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है, जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल ही नहीं है आपके रीजन में या फिर आपके कंट्री में, फिर आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है। कॉम्पिटिशन मार्केट में ज़्यादा हो गया है, अब आप जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बहुत सारे सेम प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, भी सस्ते में बेच रहे हैं। पावर कट्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, पावर कट्स मीन्स कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बीच बीच में पावर चली जाए तो आप सही टाइम पे प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हो, सही तरीके से जो है डिलीवरी सही टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, पेमेंट रुक जा रहा है। ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, आप जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान नहीं बेच पा रहे हो, अपना स्टॉक नहीं बेच पा रहे हो, इन्वेंट्री जो है आप सही से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। डिले ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन सैंक्शनिंग लाइसेंस परमिट्स, यानी कि जो भी लाइसेंस या फिर परमिट चाहिए होता है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें जो है डिले हो रहा है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सिकनेस आती है, यानी कि इंडस्ट्री अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है, वो जो है अपना डेप्ट रिपे नहीं कर पाती है, परफॉर्मेंस उनकी पुअर हो जाती है या फिर कंटिन्यूसली वो लॉस चले आते हैं। अब बात कर लें कि कुछ सिम्टम्स या फिर सिग्नल्स, यानी कि अचानक से तो ऐसा नहीं होता कि कैसे पता चलेगा आपको कि आप सिक हो गए हो, यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो सिक हो गई है, कैसे पता चलेगा? तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगे, कुछ ना कुछ सिग्नल्स होंगे जिससे पता चलेगा कि हाँ ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट है ये अब जो है परफॉर्मेंस इसकी पुअर होने वाली है, ये डेप्ट रिपे नहीं कर पाएगी या फिर ये कंटिन्यूस लॉस में जाएगी। तो कुछ सिग्नल्स होते हैं जैसे फ्रीक्वेंट इंटरप्शन इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर वांट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें जो है बार बार रुकावटें आ रही हैं, लाइट चली जा रही है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रही है इनपुट्स की, तो ये जो है कहीं ना कहीं सिग्नल है। इरेगुलरिटी इन बैंक्स अकाउंट, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स और स्टेचुटरी लायबिलिटीज़, यानी कि जो भी लायबिलिटीज़ हैं उसमें जो है इरेगुलरिटीज़ आ रही हैं, उसको आप टाइम पे नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सिक होने वाले हो। डिक्लाइनिंग सेल्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी कि जो आपकी सेल्स है वो डिक्लाइन हो रही है, आप इन्वेंट्रीज एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे हो, डिक्लाइन हो रही है आपकी सेल्स, आप पहले 1 लाख यूनिट बेचते थे अब जो है 50,000 यूनिट बेच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है सिक होने वाले हो। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी प्रोडक्शन सेल बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे कम जो है आप अपने रिसोर्सेज का जो है प्रोडक्शन का या फिर सेल का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सिक होने वाले हो, यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट वो सिक होने वाली है। नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन और नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपने कोई लोन लिया था उसमें इंस्टॉलमेंट आपको देना था या फिर लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट आपको देना था, आप वो पे नहीं कर पा रहे हो या फिर पे नहीं करते हो, तो आप जो है ये सिग्नल है सिकनेस का। एक्यूमुलेशन ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरीज, यानी कि आप सैलरी पे नहीं कर रहे हो, अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं पे रहे हो, सैलरी पेंडिंग करके रखे हो, उस पर आपको एरियर भी देना है। कंटिन्यू डिस्टर्ब्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन और स्टैंडिंग लॉकआउट एक्सेट्रा, यानी कि उस इंडस्ट्रियल यूनिट में अक्सर जो है लॉकआउट हो जाता है, कंपनी बंद कर दी जाती है कई महीनों के लिए, या फिर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से अलग ट्रेड यूनियन से जो रिलेशन है, दूसरे कंपनी से जो रिलेशन है वो आपके खराब चल रहे हैं, तो ये भी क्या है सिग्नल है, सिम्टम है इंडस्ट्रियल सिकनेस का। इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जिसको आप कैलकुलेट करके अपनी सिकनेस को निकाल सकते हैं, जैसे कि करंट रेशियो, करंट एसेट नेट सेल्स, स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट वर्थ डिवाइडेड बाई टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इनके जरिए जो है इन रेशियोज के जरिए आप जो है अपनी सिकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर ये रेशियोज खराब हैं यानी कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल यूनिट सिक होने वाली है, उसकी परफॉर्मेंस पुअर होने वाली है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ सिग्नल्स हैं जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि इंडस्ट्रियल यूनिट जो है सिक होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। क्लियर। वहीं पे बात कर लें कि अब इसको रिहेबिलिट कैसे करते हैं, यानी कि कोई इंडस्ट्रियल यूनिट सिक हो गई तो उसको रिहेबिलिट कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं भाई? बट ऑफ होता है कि उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप उसको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करिए। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लिबरल पॉलिसीज, फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूट, एग्जाम्पशन फ्रॉम द टैक्सेस, उसको जो टैक्स देने उसको एग्जाम्प्ट कर दीजिए। लोन है तो उस पर इंटरेस्ट मत देने दीजिए, कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए कि नहीं इंटरेस्ट आप मत दीजिए, आप पहले अपना जो है प्रोडक्शन यूनिट संभालिए। तो इस तरीके से जो है इंडस्ट्रियल सिकनेस को आप जो है रिहेबिलिट कर सकते हैं। रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स की बात करें तो फाइनेंशियल असिस्टेंट इंपॉर्टेंट है। एज पर द डायरेक्शन ऑफ द आरबीआई द कॉमर्शियल बैंक ग्रांटेड द फॉलोइंग कंसेशंस टू सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी कि आरबीआई के डायरेक्शन पे जो कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं वो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को कुछ कंसेशंस दे सकती हैं, जैसे रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि लोन्स और जो इंटरेस्ट है उसको आप रिशेड्यूल कर दीजिए किसी फ्यूचर डेट पे। ग्रांट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल, एक्स्ट्रा जो है पैसा आपको दे दे ताकि आप वर्किंग कैपिटल के तौर पे आप अपने बिजनेस को रन कर सकें। या फिर वेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो हम माफ़ कर दें। या फिर मोरेटोरियम ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट है उस पर मोरेटोरियम लगा दें, यानी कि
टेम्प्रोरी आप जो है उस पर स्टॉप लगा दें, आपको जो है कुछ समय के लिए आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ क्या है, ये कुछ फिनेंशियल असिस्टेंट हैं आरबीआई के साइड से या फिर कॉमर्शियल बैंक के साइड से, जिससे कि इंडस्ट्रियल सिक यूनिट्स को हम जो है रिहेबिलिट कर सकें। इसके अलावा जो आरबीआई है उसने जो है स्टेट लेवल इंटर इंस्टीट्यूशनल कमिटी सेटअप की है टू इंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन बैंक, स्टेट गवर्नमेंट एंड द कंसर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है सब मिलकर जो है इंडस्ट्रियल जो यूनिट सिक हुई है उसको रिहेबिलिट करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे आईडीबीआई ने रिहेबिलिटेशन फाइनेंस डिवीजन से एक स्पेशल सेल बनाया है जो कि बैंक्स को असिस्ट करती है, जिससे कि सिक यूनिट्स को रिवाइव किया जा सके। ये कुछ रिवाइवल या फिर रिहेबिलिटेशन मेजर्स थे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।